तो करीबन 4000 लोग, कभी कभी 6000 भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोग थे। ये लोगों को कंपनी के अंदर कुछ भी अधिकार नहीं था, कौन सा भी फैसिलिटी मिलता नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए 50, 60, 70 लोगों के लिए अलग अलग यूनियन है। यूनियन बनाने का तो एक नया तरीका सोचना चाहिए। हम मुंबई के अंदर जितना भी लेफ्ट यूनियन है उसमें CITU है, ATC है, लाल निशान पार्टी का यूनियन है, ये सबको साथ में लेकर TUSC हम आगवान होकर उसमें कोशिश करेगा एक यूनियन बनाने के लिए। मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी बना, मेरे साथ हिंदुस्तान लीवर का मेरा साथी है अभियंकर, वो ट्रेशरर बन गया, और AITC का लीडर को हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, CITU का KL बजाज प्रेसिडेंट बना। रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मुंबई का सबब में शुरू करने के पहले वहाँ एक कंपनी चलाती थी, वो कंपनी का नाम है बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड। वो कंपनी में सब मुंबई का सबब में इलेक्ट्रिक सप्लाई करने का जिम्मेदारी लिया, और वो काम करने के लिए बहुत से कॉन्ट्रैक्टर को, मजदूरों को रखा। और आस्ते आस्ते जब सबब डेवलप होना शुरू हो गया तो उसके साथ ज़्यादा लोगों को लेना पड़ा, तो बहुत से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कॉन्ट्रैक्टर बनाया। वो कॉन्ट्रैक्टर अपना गांव में जाके, तेलंगाना में जाके, आंध्र प्रदेश में, सब उस समय आंध्र प्रदेश था, वहाँ जाके लोगों को लेके आया। तो बहुत से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कॉन्ट्रैक्टर बन गया, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का संख्या बढ़ गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कभी काम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, और ऐसा कंडीशन में साल चलते गया। 2000 में ये BSES रिलायंस का कंट्रोल में है। अंबानी का जो कंपनी है, वो कंपनी में रिलायंस आने के बाद वो कंपनी का कारोबार है और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो करीबन 4000 लोग, कभी कभी 6000 भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोग थे। और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट मजदूर और तेलंगाना के लोग हैं, तेलंगाना से आया हुआ लोग हैं, और बहुत कम लोग तमिल और मराठी बोलने वाले लोग हैं। तो ये लोगों को कंपनी के अंदर कुछ भी अधिकार नहीं था, कौन सा भी फैसिलिटी मिलता नहीं था। जो सैलरी मिलता है वो कितना सैलरी है, कौन देने वाला है, कब देने वाला है, वो भी पता नहीं था। ऐसा ये सिचुएशन था 2005 तक। 2005 में वहाँ काम करने वाला एक तेलंगाना वर्कर, 26 साल का लड़का है, उनका इलेक्ट्रिसिटी शॉक से डेथ हो गया। तो डेथ होने के बाद कुछ एक्टिव वर्कर लोगों ने डिमांड किया कि उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर लोगों का काम देखने वाला है, कंपनी के साथ कुछ संबंध नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि कंपनी के अंदर अब तक जो सिस्टम है, सिस्टम के मुताबिक जो वर्कर मर जाएगा तो वर्कर का फैमिली को 25,000 रुपये दिया जाएगा। तो 2005 में लोगों ने उसको विरोध किया, ये 25,000 बहुत कम है, ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। वो सवाल लेकर लोगों ने काम बंद किया, और काम बंद करने के कुछ दिन के बाद उसमें से कुछ कार्यकर्ता लोग, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था मुंबई में, ट्रेड यूनियन सॉलिडारिटी कमेटी, हम लोग इंडिपेंडेंट यूनियन का काम देखने वाले लोग हैं। हमारा एक मीटिंग चल रहा था, वो मीटिंग में ये लोग आके बैठा, और वो मीटिंग में उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारा कंपनी के अंदर स्ट्राइक 15 दिन से स्ट्राइक हो रहा है। तो हमने पूछा कि कौन सा इश्यू के बारे में, तो ये सब बताया कि 25,000 रुपये देने के लिए वो मैनेजमेंट तैयार है, हमें विरोध है, तो ये इसके वजह से स्ट्राइक चालू है और आप हेल्प कीजिए। तो ट्रेड यूनियन सॉलिडारिटी कमेटी उसके पहले भी बहुत से एरिया में हमारा काम था, कौन सा भी स्ट्रगल है, स्ट्रगल को सपोर्ट करना। तो हम सपोर्ट करने के लिए सोचा और तय किया कि एक डेलीगेशन लेके लेबर मिनिस्टर के पास जाएगा, और लेबर मिनिस्टर के सामने ये सवाल रखने के बाद डिमांड करेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, ऐसा ही कंडीशन में टाटा पावर में काम करने वाला 2 लोग खुदकुशी किए थे, वो लोगों को 6.5 लाख रुपये दिया था। वही बेसिस पर
रिलायंस के लोगों को भी पैसा देना चाहिए। तो 2-3 दिन के अंदर हमें अपॉइंटमेंट मिला मिनिस्टर को मिलने के। मिनिस्टर था नवाब मलिक। नवाब मलिक के चैम्बर में हम जाने के बाद मालूम पड़ा कि मैनेजमेंट के लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो हमारा डिमांड था कि ऐसा मर गया, ये सब स्टोरी हमने सुनाया। मसूर के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो हमने बोला कि 6.5 लाख रुपये आपका मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ऐसा ही केस में दिया था फैमिली को, तो 6.5 लाख रुपया ये वर्कर को मिलना चाहिए। तस्लीम सिद्दीकी उसका नाम था, वो फैमिली को मिलना चाहिए। तो मैंने उसको माना कि पैसा देने के लिए एग्री किया, और आगे जाकर बताया कि हम वर्कर का वाइफ को नौकरी भी देने के लिए तैयार है। तो हमें एकदम सरप्राइज लगा कि मैनेजमेंट इतना जल्दी क्यों एग्री किया। टाटा मैनेजमेंट तो बिल्कुल एग्री किया नहीं था, रिलायंस मैनेजमेंट ने जल्दी एग्री किया, और उनका एक ही कंडीशन था कि साइट वापस लेना चाहिए रातों रात। अभी रात को हमारा मीटिंग चल रहा था कुछ 8 बजे, ये रात को मीटिंग हड़ताल वापस लेना चाहिए। तो कुछ यूनियन नहीं था, हम यूनियन का लीडर नहीं है, अब ये कौन चलाता है स्ट्राइक अभी मालूम नहीं था, सब वर्कर कंट्रोल में था। तो वर्कर का लोगों से हमने बात किया कि पैसा देने के लिए कंपनी मैनेजमेंट तैयार है, आप स्ट्राइक वापस ले सकता है तो आप ये अच्छा हो जाएगा। तो वर्कर लोगों ने बोला कि ठीक है हम वापस लेगा पैसा, स्ट्राइक वापस लिया। 6.5 लाख रुपये मिला। उसके बाद लोग वापस हमारा ऑफिस में आया, आके आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा किया। तो उसमें तय किया कि एक यूनियन बनाना चाहिए। तो यूनियन बनाने के बारे में चर्चा करते समय TUC की तरफ से, ट्रेड यूनियन सॉलिडरिटी कमेटी की तरफ से प्रस्ताव रखा कि आपका कंपनी के अंदर अलग अलग यूनियन है, अलग अलग पार्टी के यूनियन है। तो एक परमानेंट वर्कर का यूनियन है, वो यूनियन एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कुछ करता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए 50, 60, 70 लोगों के लिए अलग अलग यूनियन है। तो अगर आपको ये यूनियन बनाने का है तो एक नया तरीका सोचना चाहिए। हम मुंबई के अंदर जितना भी लेफ्ट यूनियन है उसमें CITU है, ATC है, लाल निशान पार्टी का यूनियन है, ये सबको साथ में लेकर TUC हम आगवान होकर उसमें कोशिश करेगा एक यूनियन बनाने के लिए। तो लोगों ने माना, हमारे लिए कुछ विरोध नहीं है, ऐसा यूनियन बना सकते हैं। तो CITU का सबसे बड़ा लीडर था उस समय कॉमरेड KL बजाज, उन्होंने एग्री किया। सुकुमार दामले ATC की तरफ से एग्री किया, और सवर्ण मिशन की तरफ से कॉमरेड चौहान एग्री किया कि हम ये ऐसा यूनियन में काम करने के लिए तैयार है। एक यूनियन बनाएंगे मजदूरों के लिए, एकता के आधारित पर हम यूनियन खड़ा करेंगे, ये मजदूरों के लिए अच्छा होगा। तो ट्रेड यूनियन सॉलिडरिटी कमेटी की तरफ से 2 लोग उसमें ऑफिसर बना। मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी बना, मेरे साथ हिंदुस्तान लीवर का मेरा साथी है अभियंकर, वो ट्रेजरर बन गया। और ATC का लीडर को हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। CITU का KL बजाज प्रेसिडेंट बना। तो हम ये लेकर आगे शुरू हो गया। और हमारे साथ एक वकील था उस समय, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क केस चलाने वाला वकील एडवोकेट AP कुलकर्णी, उन्होंने बोला कि मुझे भी ऑफिसर बनाओ, वो भी ऑफिसर बन गया। मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का केस कौन सा भी फीस नहीं लेते हुए चलाने के लिए तैयार है, और एकदम लीडिंग एडवोकेट था इंडस्ट्रियल कोर्ट में, तो वो भी हमारे साथ जुड़ गया, हमारा ऑफिसर बन गया। तो यूनियन बनाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले हमारा डिमांड रखा कि लोगों को सैलरी मिलता नहीं था, कौन सा दिन सैलरी मिलेगा मालूम नहीं है, किसको काम मिलेगा मालूम नहीं है, कितना लोगों का ज़रूरत है मालूम नहीं है, इसका फैसला पहले होना चाहिए। तो कोई भी काम पे आएगा, कितना भी वर्कर है उसको काम, रोज़ काम मिलना चाहिए, ये डिमांड हमने रखा। तो मैनेजमेंट ने मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो हमने बोला कि आपको काम देना ही पड़ेगा। तो हर इश्यू के लिए लोगों संघर्ष में उतरा। एक ही काम था, अगर हमारा डिमांड वो लोग नहीं मानेगा काम बंद हो जाएगा। और सारा काम कॉन्ट्रैक्ट वस्तु करने की वजह से रिलायंस में एक खासियत ऐसा था कि हड़ताल का कॉल देगा हमारा यूनियन, मुंबई इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन हमने बनाया, कॉल देगा तो सारा मजदूर कौन सा भी यूनियन का हो वो लोग हड़ताल पे साथ देगा। तो सारा काम बंद होता था, कौन सा भी गाड़ी बाहर नहीं जाएगा, सामान नहीं जाएगा, तो कंपनी का काम बंद होता था। तो वो सवाल, ये इश्यू को लेकर हमने कंपनी के सामने रखा है कि लोगों को कौन सा भी तारीख सैलरी देगा आप फिक्स करो।
तो आखिर सुबह से शाम तक एक ही इशू के बारे में हम लोगों को बात करना पड़ा। आखिर वो लोगों ने माना कि हम 10 तारीख के पहले सैलरी देने के लिए तैयार है। तो सैलरी कितना देने वाला है वो उसके लिए एक सबूत चाहिए, एक पे स्लिप चाहिए। वो स्लिप हम देने वाला नहीं है, उसके लिए झगड़ा करना पड़ा, बहुत दिन संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद पे स्लिप देने का एग्री किया। जो भी पे है तो पे बैंक से मिलना चाहिए, उसके लिए संघर्ष किया, वो हो गया। उसके बाद 139 रुपीज़ डेली रेट था। तो हमारा डिमांड है कि 250 रुपये होना चाहिए। तो लोगों को विश्वास नहीं आया 250 रुपया, क्योंकि डबल पैसा है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यूनियन संघर्ष किया, लेकिन DHL रिलायंस कंपनी वहाँ जो मान्यता प्राप्त यूनियन है वो परमानेंट वर्कर का यूनियन है, वो यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन करेगा, बातचीत करेगा। हमारे साथ जो बातचीत चलता था अनऑफिशियल था, मीटिंग होता था, मीटिंग कंपनी के अंदर होता था, कंपनी के बाहर होता था, लेकिन अनऑफिशियल मीटिंग था। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी का मैनेजर लोग आके बैठेगा, बात करेगा, इश्यू का फैसला हो जाएगा। लेकिन सेटलमेंट करने के समय पर मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ सेटलमेंट करेगा। वो यूनियन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कौन सा भी इश्यू कंपनी के सामने लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। वो यूनियन 2007 में कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का सैलरी कितना होना चाहिए उसके बारे में। परमानेंट यूनियन है। परमानेंट यूनियन ने तय किया कि परमानेंट वर्कर को कितना मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कितना मिलना चाहिए। तो जब एग्रीमेंट किया और उसका सेलिब्रेशन करने का था, उस समय हम काम बंद किया। तो काम बंद करने के बाद कंपनी लेबर कमीशन ऑफिस में गया, जाके बोला कि हमने एग्रीमेंट साइन किया, अब ये लोग काम बंद किया है। तो बोला कि जो आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया है तो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, तो काम चालू करो, कौन रोकने वाला है। और वो स्ट्राइक चला, बहुत दिन चला। और कंपनी ने थ्रेटन किया, हम लोगों को धमकी दिया कि अगर ये स्ट्राइक आगे लेके जाएगा तो आपको मेस्मा के अंदर अरेस्ट करेगा। तो मिलिंद रानडे और मेरे नाम पे हाई कोर्ट में वो लोगों ने केस बना के उसका ड्राफ्ट लेके आया, लेबर कमीशन को दिखाया कि ये केस हम फाइल करने वाला है। हमने बोला आप केस कीजिए। ये केस करने का मतलब है कि कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मजदूर है, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को संघर्ष करने का अधिकार है, और लोगों ने यूनियन बनाया है, ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, हम किधर भी जाने के लिए तैयार है। तो और कंपनी की तरफ से कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने बताया कि हम सैलरी बढ़ा के देने के लिए तैयार है कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनियन साइन करना चाहिए, एग्रीमेंट साइन करेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में बॉम्बे में एक कानून है BIR एक्ट, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, उसके अंदर कुछ इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बन के आ सकता है। जैसे टेक्सटाइल है, शुगर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो यूनियन में रिकग्नाइज यूनियन होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी में होने की वजह से ये यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन करने का अधिकार है, कंपनी दूसरे किसी के साथ एग्रीमेंट करने का अधिकार ही नहीं है। तो यूनियन ने एकदम साफ तौर पर बताया है कि हम एक पैसा बढ़ा के देने के लिए तैयार नहीं है, एग्रीमेंट नहीं करेगा। कंपनी देने के लिए तैयार है और परमानेंट यूनियन नहीं चाहते। परमानेंट यूनियन का लीडर का एकदम कहना था कि हम कहना नहीं है, उन्हें एक सर्कुलर निकाला, उसके अंदर लिखा है कि जो एग्रीमेंट साइन किया वो आखिर का एग्रीमेंट है, उसमें से एक पैसा नहीं बढ़ाएगा। मैनेजमेंट पैसा बढ़ा के देने के लिए तैयार है। स्ट्राइक चालू है, काम बंद, मैनेजमेंट परेशान में आया। आखिर मैनेजमेंट ने वो यूनियन को बोला कि अगर आप पैसा साइन नहीं करेगा हम पैसा बढ़ा के देने वाला है। तो हमारे लिए उस समय कुछ 40 रुपया डेली बढ़ा के मिला, हम हड़ताल वापस लिया। तो BIR एक्ट का कानून के इतिहास में शायद सबसे पहले बार होगा जो यूनियन ने एग्रीमेंट करने के बाद वो एग्रीमेंट उसको तोड़ना पड़ा, नया एग्रीमेंट करना पड़ा। रातों रात एग्रीमेंट किया और हम लोग आगे बढ़ा। हमारा यूनियन एकदम स्ट्रांग था और अलग अलग इशू लिया। उस समय लोगों को जो काम एकदम फील्ड में काम करने वाले लोग, नया नया बिल्डिंग बनेगा, नया नया कॉलोनी बन जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का है, तो उधर केबल डालने का जो काम है वो काम है करने वाले लोग, फिजिकल काम है और एकदम गंदा जगह है। तो उसमें कांच होगा, एकदम शार्प ऐसा चीज़ होगा, उसके अंदर काम करने का है। तो लोगों को सेफ्टी इशूज़ नहीं था, तो यूनियन ने सेफ्टी इशूज़ का डिमांड रखा।
जैसे सेफ्टी शूज़ मिलना चाहिए, और बारिश में काम करने के समय पर गमबूट मिलना चाहिए और रेनकोट मिलना चाहिए। ये अलग अलग डिमांड लेके हर डिमांड के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। बोनस मिलता नहीं था, कौन सा भी लीव मिलता नहीं था। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, गांधी जयंती हो, रिलायंस कामगारों को कौन सा भी छुट्टी नहीं है तो मिलना चाहिए, और लीव मिलता नहीं था तो मेरी लीव के लिए संघर्ष हो गया। आखिर 21 दिन का लीव और 4 हॉलीडे देने का फैसला हो गया। और अब ये लोग काम करने वाले लोग हैं, बहुत से लोग खेती में के साथ जुड़ा हुआ लोग हैं। कभी काम छोड़ के जाएगा गांव में, 2-3 महीना वहाँ रहेगा, खेती काम करके वापस आएगा, तो ऐसा ये सिस्टम था। तो ये छुट्टी लेने का सब, क्योंकि वो बहुत से छुट्टी लेता था, तो ये पैसा 25 डेज का सैलरी बोनस के समय पर देना शुरू किया। पहले बोनस मिलता नहीं था, अभी बोनस कम से कम मिनिमम बोनस है इन लोगों को मिलना चाहिए। तो ये होने की वजह से आर्थिक परिस्थिति में बहुत आगे हुए। 139 रुपीज़ से वो बढ़ते बढ़ते आज का सिचुएशन में 600-700 रुपया मिलना शुरू हुआ। मैनेजमेंट का कहना है कि कोई भी वर्कर 25-26 हज़ार से कम लेता नहीं है पैसा। तो ये आगे बढ़ा, और ये रिलायंस के जो मजदूर है वो लोगों ने बहुत इश्यू में कॉन्ट्रैक्टर का कौन सा भी सवाल किधर भी होगा तो उसके अंदर आगवान होकर काम करता था। खुद जाके कंस्ट्रक्शन में काम करने वालों को, बिल्डिंग में काम करने, कोई किसी गिरा तो उधर जाके वो मालिक से ये लोग खुद लड़ता था, कौन कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, हमें ये मिला इनको भी मिलना चाहिए। तो यूनियन ने हमेशा उसको सपोर्ट किया, और ये मैनेजमेंट को बिल्कुल ठीक लगता नहीं था। और कंपनी के अंदर एक नया वातावरण शुरू हो गया, यूनियन का प्रभाव बढ़ गया। पहले यूनियन होते हुए भी मैनेजमेंट को बिल्कुल लगता भी नहीं था कि यूनियन है, ये यूनियन से डरना शुरू हो गया। और नया नया एक्टिविस्ट यूनियन में आया, और यूनियन के अंदर एक खासियत ऐसा था कि इस समय बहुत से एक्टिव लोग हैं, वो लोग किताब पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैगजीन लेता था, और देश में जो भी चलता है उसके बारे में जानकारी हासिल करता था, और यूनियन के अलावा बाकी भी मीटिंग में जाता था। तो कहाँ किधर भी जाके वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। तो ऐसा कंडीशन चलते रहा, और ये बीच में कंपनी का कंडीशन खराब हो गया, आर्थिक कंडीशन खराब हो गया। यूनियन की वजह से नहीं है, वो बराबर चलाता नहीं था, और मैनेजमेंट का मिस्टेक की वजह से वो अनिल अंबानी के बिजनेस ही डाउन हो गया। अनिल अंबानी ये कंपनी बेचने का निर्णय लिया कि अडानी कंपनी अपना हाथ में लेने का तय करने के बाद 2018 में अंबानी एक कंपनी सेल किया, अडानी को दिया। तो इसके बीच में हमारा बहुत से डिमांड चलता था। उसमें एक डिमांड था कि ईएसआई के बारे में, मजदूरों को ईएसआई मिलता नहीं है, ईएसआई से वंचित रखा था। हमारा कहना था कि ईएसआई मिलना लोगों का हक है। हमने ये सवाल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास लेके गया। हेल्थ राइट इज फंडामेंटल राइट है, हमारा लाइफ का इससे आधारित है, और एकदम गरीब वर्कर है, स्लम में रहने वाले लोग हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनको डॉक्टर के पास आएगा तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो ईएसआई उनके फ़ायदा में आएगा। कंपनी बिल्कुल तैयार नहीं था ईएसआई शुरू करने के लिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन हमें एक मौका दिया, एक जन सुनवाई था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, उधर ईएसआई का बड़ा बड़ा ऑफिसर लोगों को बुलाया था। वहाँ ये सवाल उठाया कि ये रिलायंस के लोगों को ईएसआई क्यों नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला कि हमें मालूम नहीं है, हमें इंक्वायरी करेंगे। सब मालूम था क्योंकि हमने बहुत चिट्ठी वगैरह लिखा था। तो थोड़ा कुछ आगे बढ़ा, मैं ईएसआई की तरफ से हमें बहुत आश्वासन मिला, राइटिंग में मिला कि हम प्रोसिक्यूट करने वाला है रिलायंस को। वो लोग सब गैर कानूनी काम है, ये मजदूरों को मिलना ईएसआई मिलने का हक है, अधिकार है, और ये जो दिया देता नहीं है ये उसके ऊपर एक्शन लेने वाले। कुछ एक्शन कभी भी हुआ नहीं है, और आखिर
2017 में ESI लागू हो गया, ESI मिलना शुरू किया, और 18 में कंपनी चेंज हो गया, और अडानी आने के बाद अडानी का कंपनी चलाने का तरीका कुछ अलग पहले से लगा कि कुछ अलग तरीका से चलाने वाला है। तो अभी वहाँ के मजदूर है, ज़्यादा करके सब लोग दलित लोग हैं। तो अंबेडकर का जयंती है, अंबेडकर का जो डेथ एनिवर्सरी है, उसे समय ये लोग शिवाजी पार्क में जाता था। तो ऐसा भीमा कोरेगांव का 200 साल पूरा होने के समय पर वो लोग पूना में जाने का तय किया। वो उनका खुद का निर्णय था। वो लोगों ने वहाँ गया, वापस आया, तो उस समय कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो उसका थोड़ा दिन पहले एक वर्कर का डेथ हुआ था कोई एक्सीडेंट की वजह से, और वर्कर को ESI का कार्ड नहीं होने की वजह से ESI हॉस्पिटल में जाने के लिए मौका नहीं मिला। तो लोग गुस्सा में थे, और कुछ लोगों ने एक यूनिट में लोगों ने काम बंद किया। तो अब उसके वजह से 4 लोगों को सस्पेंड किया, इंक्वायरी शुरू किया। और इसके संदर्भ में 2018 में जनवरी में उधर के रिलायंस के 5 लोगों को, एक ही यूनिट के लोग, तिलक चेंबूर में काम करने वाले लोगों को अरेस्ट किया। ATS ने, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लोगों ने अरेस्ट किया। तो उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद मालूम पड़ा कि वो लोगों के ऊपर ऐसा आरोप लगा है कि एक एंटी नेशनल काम किया है। तो अब बाद में चार्जशीट वगैरह दिया। चार्जशीट में लिखा है कि ये लोग किसी माओवाइस्ट पार्टी का एक आदमी के साथ, वो 8 साल पहले पार्टी से बाहर आया था, आदमी के साथ उनका संबंध था, और उन्हें कॉन्ट्रैक्टर से पैसे जमा किया और पार्टी को सपोर्ट किया, ये सब आरोप था। और वो लोगों को बाहर लाने की जो जिम्मेदारी है, लीगल इशू वगैरह है, वो लीगल इशू यूनियन ने लिया। और जो लोग जेल में थे उस समय, उन लोगों का, क्योंकि जॉब प्रॉपर्टी में रहने वाले लोग हैं, और उनका फैमिली है, बच्चा लोग स्कूल में जाता था, और उसमें सब तकलीफ हुआ, और मेडिकल के लिए कुछ नहीं है, ESI बंद हो गया। तो ट्रेड यूनियन सॉलिडारिटी कमेटी उन लोगों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा। तो कुछ फैमिली को सपोर्ट किया, कुछ आर्थिक वगैरह सपोर्ट करके फैमिली को हम सपोर्ट किया, केस चलाया और वकील को अपॉइंट किया, और उसमें से लोग UAPA कानून के अंदर अरेस्ट किया था, और लोगों को छोड़ना पड़ा। हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर मिलने के बाद 4 लोग पहली बार आया, उसके बाद और एक आदमी था अभी ये 2021 में मई 5 तारीख को, वो भी वापस आया। तो रिलायंस में 5 लोगों को UAPA में अरेस्ट किया था, और उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया कि टेररिज्म का काम किया, लेकिन एक्टिव यूनियन में काम करने वाले, लीडिंग काम करने वाले लोग थे। ये सब जितना भी आंदोलन था, आंदोलन को लोगों ने लीडरशिप किया था। तो लोगों को दबाने के लिए, यूनियन को दबाने के लिए UAPA का कानून यूज़ करके, पहले जैसा पोटा और टारा यूज़ किया था, UAPA यूनियन के खिलाफ यूज़ किया। एक लड़ाकू यूनियन को कमज़ोर करने का काम सरकार और कंपनी की तरफ से इस्तेमाल किया। तो ये आज का सिचुएशन में है, और अभी संघर्ष अभी भी जारू है, और यूनियन का सिचुएशन पहले जैसा था वो कंडीशन, क्योंकि बहुत से लोगों को पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए बुलाया था, तभी नया वापस ताकत में लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी जो पूरे फैक्ट्री में जो आपने बताया कि अभी क्या यूनियन क्या फेस कर रही है, प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है, वहाँ पे आप बता रहे थे कि 50% ही लोग यूनियन में हैं, किसी न किसी यूनियन से जुड़े हैं, 50% बिल्कुल इनएक्टिव हैं, उनको वो किसी तरह का सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि सारे बेनिफिट्स जो हैं उनको भी मिलते हैं। तो इस तरह की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो क्या है, और इसको टैकल कैसे आप लोग कर रहे हैं, या इस पर क्या आप लोग? यूनियन का जो माहौल है, मजदूरों का कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है,
और किसी को भी अपना नौकरी छोड़ना, नौकरी सबसे डर है कि हम कुछ करेगा तो मेरा जो भी मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा। और बीच में मैं एक बात करने के लिए भूल गया था। हमारे संघर्ष के अंदर हमारा एक डिमांड था कि लोगों को परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों ने 15-20 साल काम किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कानून के तहत ऐसा 15-20 साल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर देखने का अधिकार किसी को नहीं है। तो उसके लिए हमने केस किया था। 1065 लोगों का केस कोर्ट में केस किया था। हमारे जो वकील वो फ्री में केस चलाता था, तो केस करने के लिए हमारे कुछ खर्चा ज़रूरत नहीं था। तो वो केस के दरमियान मैनेजमेंट ने एक परमानेंट यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। साइन करके कुछ लोगों को परमानेंट करने का निर्णय लिया। और हमारा एक डिमांड था कंपनी के अंदर, जो भी जिसको भी परमानेंट करने वाला है वो सीनियर एम्प्लॉय होना चाहिए। सीनियरिटी का बेसिस होगा प्रोविडेंट फंड में कौन सा दिन ज्वाइन किया, ये हमारा डिमांड था। और हमने मैनेजर को बोला कि हमारा डिमांड ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को परमानेंट करो, कंपनी के अंदर जो पहले आया, पहले कॉन्ट्रैक्टर काम किया, वो लोगों को पहले परमानेंसी मिलना चाहिए। तो हिसाब से कंपनी ने कुछ लोगों को परमानेंट किया। उसके अंदर हमारा भी कुछ लोगों को परमानेंट हो गया, हमारे यूनियन का लोगों को परमानेंट हो गया। केस अभी भी चल रहा है। केस अब तक ख़त्म हुआ नहीं है, केस का फैसला हुआ नहीं है। और इतना सारा कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी का वकील केस को कम से कम 12 साल से केस को आगे लेके गया। तो वो केस अब तक हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों का ये डर है कि मेरा नौकरी का क्या होगा, और उसके लिए एकता होना जरूरी है।